वीडियो आज हमारा सीडीपी का लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो कि मोस्टली इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में से थे, और उसके बाद हमने जॉन डुई का टॉपिक स्टार्ट करा था। लेकिन एज आई चेक ड्यू टू सम इंटरनेट एरर वो जॉन डुई वाला वीडियो पूरा अपलोड नहीं हुआ है, वो बीच में ही कट हो गया था। तो इसलिए जॉन डुई वाला टॉपिक हम आज दोबारा से कर लेंगे एक बार और उसको कवर अप कर देंगे विद हम नेक्स्ट उसका टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बेसिक आइडिया ही ले रहे हैं। अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन करी, फिर उसके बाद हमने स्टेजेस और प्रिंसिपल्स देखे, हमने देखा कि सीडीपी क्या है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। फिर हमने थोड़े बहुत बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करे, जैसे कि हमने सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट करा, और फिर मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है और उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है। तो इस तरीके से अभी तक तो हम चल रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। ये हमने डिसाइड करा था कि क्लास की बिगनिंग में ही हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि प्रीवियस जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो कैसे रेलिवेंट हैं और उनमें से कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। और एज आई सेड कि उसके बाद हमने जॉन डुई का टॉपिक हम कर रहे थे, बट इन द मिडल ऑफ द टॉपिक ज़्यादा नहीं छूटा वो, लेकिन हाँ कट हो गया था वो। तो उसको हम शुरू से ही जॉन डुई को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एंड इवेंचुअली फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब द थिंग इज़ कि आज भी हम वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि उसी पैटर्न में चलें। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि आप लोगों को रेलिवेंस पता लगती रहे, और जो बच्चे एटलीस्ट डे 1 से क्लासेस लगा रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, लेक्चर वाइज चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ हमने वो पढ़ लिया लेकिन अब वो हमें वापस रिकॉल कराना है। रिकॉल कराने का काम मैं ही कराती हूँ, और रादर देन पहले 2-3 लेक्चर्स में मैं लेक्चर्स का रिकॉल दे रही थी, लेकिन अब आई थॉट कि क्वेश्चन से रिकॉल दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। इट्स बेटर कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिया करूँ पिछले टॉपिक में से, वो ऑटोमेटिकली ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चंस कर चुके हैं, स्टेजेस में से हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने दोनों टॉपिक्स में से आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले हम उनके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको आइडिया लग जाए, और जो रिवीजन करके आया है या जो नहीं भी करके आया है उन दोनों के लिए फ़ायदा हो सके। तो ये रहा आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये ओवरऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो बेस्ट हमारी जो डेवलपमेंट को है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट अकर्स ओनली इन चाइल्डहुड, डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर अडोलेसेंस। आई थिंक ये तो सबको ही अभी तक आंसर पता लग चुका है, इसमें कोई भी डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। हम इसको n नंबर ऑफ़ टाइम्स कर चुके हैं और इवन करते रहेंगे जब तक ये दिमाग में फिट नहीं हो जाता कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। So the C option is the correct option. Development is a continuous process. Next question. Development proceeds from complex to simple, general to specific, specific to general, या फिर random pattern। तो क्या डेवलपमेंट का प्रोसीजर, ये हमने वन ऑफ द प्रिंसिपल्स पढ़ा है। क्या डेवलपमेंट का प्रोसीजर पहले हम कॉम्प्लेक्स सीखते हैं फिर सिंपल चीज़ें सीखते हैं? नहीं। क्या हम पहले स्पेसिफिक चीज़ सीख लेते हैं फिर उसका जनरल आइडिया लेते हैं? नहीं। क्या हम रैंडम पैटर्न में चलते हैं कि कभी किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं और किसी बच्चे को सिंपल चीज़ें पहले आ जाती हैं? नहीं। डेवलपमेंट का एक पैटर्न है जो कि है पहले वो एक ओवरऑल आइडिया सीखता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि सपोज़ वो उसको इतना पता है कि ये खाना है, इसको खाना है, लेकिन खाने के अंदर क्या फ्रूट्स हैं, क्या वेजिटेबल्स हैं। इस एग्जांपल से मैंने आपको कराया था कि पहले वो एक जनरल चीज़ सीखता है एंड इवेंचुअली फिर वो स्पेसिफिक चीज़ सीखने लग जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया? बी ऑप्शन, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल मीन्स। जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न, डेवलपमेंट कैन बी स्टॉप्ड, डेवलपमेंट इज़ रैंडम। अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि कैसे प्रिंसिपल में से क्वेश्चंस बन रहे हैं।
क्या ये प्रिंसिपल्स हमने नहीं पढ़ रखे? पहला प्रिंसिपल जो मैंने आपको कराया कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी हमने पढ़ा। डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक जाती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल पे कैसे क्वेश्चन आ गया? डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, ये भी हम क्वेश्चन प्रिंसिपल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट। क्या सारे चिल्ड्रन सेम रेट पे डेवलप करते हैं? गलत। कितनी बार कराया कि डेवलपमेंट जो है वो पैटर्न सेम हो सकता है लेकिन रेट जो है वो अलग अलग होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कैन बी स्टॉप्ड। क्या डेवलपमेंट को रोका जा सकता है? नहीं। इनफ नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस्ड कि डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ रैंडम। क्या डेवलपमेंट एक रैंडम प्रोसीजर है? नहीं। सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन कि डेवलपमेंट जो है वो एक डेफिनेट पैटर्न में चलता है। अगर पैटर्न की जगह पे रेट लिखा होता तो वो ऑफकोर्स वो गलत हो जाता, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में एज डिस्कस्ड कि रेट हमेशा अलग रहेगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। अब वो पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट्स पे चलती है। घुमा दिया क्वेश्चन। तो अब ऑप्शंस क्या हैं? कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल या इंटरैक्शन प्रिंसिपल। अब ये यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करो तो देखो क्या कंटिन्यूटी है, वो चलता रह रहा है, ये किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहा है कि वो डिफरेंट रेट्स पे है, कोई लेन देन है इनका। कंटिन्यूटी प्रोसीजर का मतलब आ जाता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, रुकता नहीं है, तो ये हम प्रिंसिपल उठाते। अब आपको ऑप्शन देके लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा है कि डिफरेंट रेट्स वाली बात कौन से प्रिंसिपल में है, तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डिफरेंट रेट। मैंने आपको बताया था हर इंसान डिफरेंट रेट पे चलता है क्योंकि हर चाइल्ड, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। इवन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्विन्स का कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में हमेशा डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट रेट्स पे चलते हैं। पैटर्न सेम होता है क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, लेकिन डिफरेंट रेट्स पे हैं क्योंकि दो इंडिविजुअल्स आपस में डिफरेंट है, इसीलिए क्या ऑप्शन लगेगा? बी ऑप्शन लगेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रिंसिपल, कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट हैं आपस में। नेक्स्ट, सेफेलोडोकॉर्डियल प्रिंसिपल रेफर्स टू द डेवलपमेंट फ्रॉम। ये हमने करे थे दो प्रिंसिपल, मैंने आपको एक सेफेलोडोकॉर्डियल करवाया था और एक प्रॉक्सिमा डिस्टल करवाया था, दो प्रिंसिपल्स कराए थे जिसमें कि हमने बात करी थी कि एक जो है वो हेड टू टो चलता है और दूसरा जो है वो सेंटर टू फार अवे, मतलब कि सेंटर टू पेरीफेरी कह लो या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ कह लो, उस तरीके से चलता है। तो अब ये याद करना, मेन तो बात ये है कि ऑफकोर्स ऑप्शन देके अब ये तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि आउटसाइड टू इनसाइड, ये कोई बात हमने करी ही नहीं। टो टू हेड की हमने कोई बात करी ही नहीं कि नीचे से ऊपर चल रहा है, नहीं, हमने दो ही बात करी। अगर तो आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और सी में ही होना चाहिए क्योंकि हमने दो ही बात करी थी, एक हेड टू टो की और एक सेंटर टू पेरीफेरी की। ठीक है, अब उन्होंने कौन सा पूछा है? सेफेलोडोकॉर्डल। सेफेलोडोकॉर्डल में हमने बात करी थी कि ये कौन सा चलता है, कौन सा चलता है? हेड टू टो वाला है। और प्रॉक्सिमा डिस्टल कौन सा है? सेंटर टू पेरीफेरी वाला है, सेंटर टू पेरीफेरी वाला है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इतना तो पहले पता ही होना चाहिए कि कौन से दो हैं और फिर ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कौन सा है, कौन सा वाला कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अब प्रॉक्सिमा डिस्टल पे आ गया। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉक्सिमा डिस्टल कौन सा है? सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, सब ऑप्शन सेम लगेंगे। जैसे कि 5th क्वेश्चन में आपने देखा कि ऑप्शन दे रखा है आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड दे दे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अंदर से बाहर की तरफ, ये भी तो पास से दूर की बात कर रहा है, नहीं, टर्म्स वही रहेंगी, वर्ड्स वही रहेंगे कि उनका मीनिंग वही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन। डेवलपमेंट किसका इंटरैक्शन है? क्या डेवलपमेंट टीचर और स्टूडेंट के बारे में बात करता है, पेरेंट्स एंड स्कूल के बारे में बात करता है, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, या इंटेलिजेंस एंड मेमोरी की बात करता है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं और इवेंचुअली जब आप CDP ख़त्म कर लेंगे आपको इसमें से 2 या 3 ऑप्शंस भी वो लगेंगे कि बातें तो सारी ही CDP की हैं ये, लेकिन आपको देखना है कि पूछा क्या गया है, डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है, किसका इंटरैक्शन है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन है। किसका है?
Development is the result of hereditary and environment. Next, which principle state that development involves change in the structure as well as function? कौन से ऐसे प्रिंसिपल में हमने स्ट्रक्चर और एज वेल एज फंक्शन की बात करी थी? ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स हमने पढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हमें आइडिया ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है. स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन, कंटिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक. तो वो कौन सा प्रिंसिपल है जो स्ट्रक्चर भी बात करता है, फंक्शन भी बात करता है? ऑफकोर्स ये दो चीज़ों की बात करी जा रही है, मतलब कि इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है. इनके बीच की इंटरेक्शन की, हेरिडिटरी इन्वायरमेंट की तो बात है नहीं कि हम इंटरेक्शन ऑप्शन करें. स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, दोनों चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है. तो ऑप्शन क्या आएगा? इंटीग्रेशन. वाई इज डेवलपमेंट कंसिडर्ड हॉलिस्टिक? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हॉलिस्टिक क्या होता है. हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, कोई चीज़ हर तरफ से अगर वो फ़ायदेमंद हो रही है, हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से, तो उसको हम हॉलिस्टिक बोलते हैं. तो वो ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक क्यों मानते हैं कि हर तरफ से हो रही होती है. ऑल ओनली फिजिकल ग्रोथ रेट मैटर्स, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ओनली मेंटल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इज सेपरेट. अब भाई वो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, पहले ही बता रहा है कि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक है. हमें भी पता है कि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक है, हर तरफ से हो रही है. तो ऑफ कोर्स सारे एरियाज आपस में कनेक्टेड है ना. अगर हर तरफ से हो रही है तो हर एरिया को आपस में कनेक्टेड होना ज़रूरी है. तो आंसर कौन सा आएगा? इट्स बी ऑप्शन. ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड. हर चीज़ जो है डेवलपमेंट की वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए जो डेवलपमेंट है उसको हॉलिस्टिक माना जाता है. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. अब इसमें तो नॉट अंडरलाइन होके आ गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में वो अंडरलाइन हो ही. तो आंखें एकदम खुली रखनी है जब पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि वहाँ नॉट है या नहीं है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. आधे क्वेश्चन तो बच्चे इसी में गलत कराते. ठीक है, तो ये बात याद रखनी है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पूछा है. डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स. बताइए, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है. डेवलपमेंट सेम पैटर्न नहीं फॉलो करती है क्या? करती है. डेवलपमेंट वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स, ऑफ कोर्स वेरी करती है. तो डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, मतलब कि डेवलपमेंट सेम है सब में. यही तो ऑप्शन गलत है ना, यही ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन एक जो हो जाता है वो गलत हो जाता है. अब दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगी, अब इनको बहुत ही आँखों को ज़रा सा खोल के और दिमाग को खोल के देखेंगे. ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का, एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन. आजकल क्या होने लग गया है ना कि सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एजर्शन रीज़न टाइप में आते हैं. तो आज मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न का आइडिया दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल दो क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको ये टाइप समझ में आए कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है. देखो, एक आपको सबसे पहले एक एजर्शन दी होती है, जैसे कि दे रखा है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस. ठीक है, मतलब कि एक बात दे दी. सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, एजर्शन मतलब एक बात आपको दे दी. अब उस बात की आपको अगली लाइन में रीज़न दे दिया, डेवलपमेंट स्टॉप्स एट एडल्टहुड. ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है अपने दिमाग में कि एजर्शन जो है, जो लिखी है, क्या वो बात सही है कि गलत है. आराम से चलेंगे इन क्वेश्चंस में. ठीक है, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस, क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस है. तो अपने दिमाग में या फिर आगे एजर्शन के आगे टिक लगा देंगे कि ये बात तो भाई सही है. नेक्स्ट दे रखा है डेवलपमेंट स्टॉप्स एट एडल्टहुड. डेवलपमेंट जो है वो एडल्टहुड पे रुक जाती है. क्या ऐसी कोई अपने बात करें? कंटिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, तो रुक कैसे जाती है? तो ये बात हो गई गलत. इतना हमें समझ में आ गया पहले कि एजर्शन वाली बात जो है वो सही है और जो रीज़न में लाइन लिखी है वो तो है ही गलत है. और जब वो गलत ही है तो वो पहली वाली बात का रीज़न कैसे हो सकता है? पहली वाली बात का रीज़न कैसे हो सकता है? अब ऑप्शंस पढ़ेंगे. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. इतनी लाइन ही हमें समझ में आ गया पढ़ के कि बोथ ए एंड आर आर नॉट करेक्ट. हमने देखा ए तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है. सेकंड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अभी तो एक्सप्लेनेशन की तो बात हम तब करेंगे ना जब हमें आर सही लग रहा होगा, अभी तो हमें आर गलत ही लग रहा है. तो बी ऑप्शन में चला गया. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग. ये बात हमारी उससे मैच कर रही है कि ए तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो रॉन्ग है. तो इसीलिए हम ये ऑप्शन को कंसीडर करेंगे. फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट.
ये तो सरासर गलत है, ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है। तो एक तो हो गया ये जिसमें कि एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। वो तो केस आपको समझ में आ गया कि आपको ऑप्शन क्या मार्क करना है, जौन सा ट्रू है वो ट्रू, जौन सा फॉल्स है वो फॉल्स। तो आंसर इसका में एक तो हो गया सी ऑप्शन, इसमें तो हो गया सी ऑप्शन। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कोई जिसमें कि दोनों ऑप्शन सही या दोनों ऑप्शन गलत हैं। जिसमें पहला, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्या ये बात सही है कि गलत। फर्स्ट काम होता है एजर्शन और रीज़न को देखो कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। डेवलपमेंट जो है प्रोसीड करती है जनरल से स्पेसिफिक, क्या ये बात सही है कि गलत है। सही है भाई, हज़ारों बार पढ़ लिया कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चल रही है, सही हो गया। आर में दे रखा है चिल्ड्रन फर्स्ट यूज़ होल हैंड देन फिंगर्स, पहले वो होल हैंड का यूज़ करना सीखते हैं, मतलब कोई भी आप उनको गिलास वगैरह पकड़ा रहे हो तो पहले वो होल हैंड से ग्रिप करेंगे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अपने फिंगर से जैसे पेंसिल को ग्रिप करना ऐसे सीखते हैं। हाँ भाई, बात तो सही है, पहले बच्चा होल हैंड से प्रोसीड करता है फिर फिंगर से। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, एजर्शन ए भी सही हो गया, आर भी सही हो गया। तीसरा काम क्या है हमारा, हमने देखना है कि जो एजर्शन में बात लिखी है क्या जो दूसरी बात है वो उसका रीज़न है कि नहीं। इसका बेस्ट तरीका होता है कि एजर्शन वाली लाइन पढ़ो पहले, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और अपने मन में बिकॉज लगा दो या वहाँ पे लिख लो बिकॉज, बिकॉज फिर रीज़न पढ़ो, बिकॉज चिल्ड्रन यूज़ होल हैंड देन फिंगर्स। सेंस बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है। ऊपर भी वो जनरल से स्पेसिफिक की ही बात कर रहा है, नीचे भी वो जनरल से स्पेसिफिक की ही बात कर रहा है। ऊपर उसने प्रिंसिपल दे दिया है, नीचे एग्जाम्पल दे दिया, तो बात तो भाई दोनों ही सेंस बन रही है, जोड़ के भी सेंस बन रही है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं ये तो हमें पता लग गया, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही बात है, आर तो भाई रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए की, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और रीज़न क्या है, चिल्ड्रन फर्स्ट यूज़ होल हैंड देन यूज़ फिंगर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे एजर्शन और रीजनिंग आपस में कनेक्टेड है और कैसे एजर्शन और रीजनिंग आपस में चलती है। उसके बाद ये अब हमारे जो PYQs हैं एजर्शन और रीज़न के, वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। PYQs थे हमारे, हमने 10 नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए और उसके बाद हमने एजर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम वो शुरू करते हैं अपना जो हमारा कल रह गया था, जो कि है जॉन डुई का। जॉन डुई का टॉपिक हमारा मिड हैंड रह गया था बिकॉज हम उसको कर रहे थे लेकिन वो हमारा, तो हम उसका क्विक एक रिकैप ले लेंगे जितना हम कर चुके थे, और बाकी फिर हम आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। जॉन डुई के बारे में फर्स्ट चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि वो प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में वो बात करता है, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट स्किल्स मतलब करके जो चीज़ें करी जा सकती हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स बनाना, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता है, जिसको कि हम जॉन डुई के अंडर रखते हैं। जॉन डुई को हम फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें कि कुछ हमेशा हम टेक्स्ट बुक से बाहर की दुनिया देख रहे हैं, डी एम्फसाइज डाल रहे हैं टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के बाहर की दुनिया, प्रैक्टिकलिटी की दुनिया, बिन थ्योरी की, बिन रोट लर्निंग की, बिन मेमोराइजेशन की एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। दूसरा जिसमें हमने बात करी थी कि इसमें एम्फसाइज डाला जाता है रिलेशनशिप्स इन क्लासरूम के ऊपर। उसके बाद मैं आपको पोलराइज्ड एजुकेशन समझा रही थी कि जो एक एडम्स नाम का इंसान था उसने बाईपोलर एजुकेशन की सबसे पहले बात करी कि एजुकेशन में एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो बाईपोलर रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। लेकिन जॉन डुई ने उसको एक्सटेंड करते हुए बोला कि भाई बाईपोलर नहीं है, ये एक ट्राईपोलर रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट और थर्ड करिकुलम और इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये एक ट्राईपोलर रिलेशनशिप होना चाहिए। इसी में उसने बोला जॉन डुई ने कि जो लैब्स होती हैं स्कूल्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं उसने फ्रॉबल और पेस्ट्रोलॉजी, ये 2 इंसान हैं, इनके वर्क में से निकाला था। ठीक है। थर्ड उसने बात क्या बोली थी कि चाइल्ड का जो है ना उसका हेड और हार्ट दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसने 3 एच के बारे में बात करी थी, हेड, हार्ट और हैंड। उसने इन 3 एच के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था। हेड मतलब कि उसके कॉग्निटिव के बारे में, हार्ट मतलब उसके इमोशंस के बारे में, एंड हैंड मतलब कि उसके साइकोमोटर के बारे में, कि उसकी जो मैंने आपको बताई थी ना कि साइकोमोटर स्किल्स कैसे होती हैं, ग्रॉस टू फाइन जाती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, याद है ना कि ग्रॉस टू फाइन जाते हैं। तो उसने बोला था कि जॉन डुई ने कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जो अप्रोच है वो टीचर सेंट्रिक से चाइल्ड सेंट्रिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जब हम करेंगे तो वो प्रेमिसी देगा हमें कि चिल्ड्रन की अपनी एक वॉइस हो, उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और ये भी जॉन डुई ने बोला था कि एजुकेशन जो है वो अपने आप में लाइफ इन इटसेल्फ है, अपने आप में एक लाइफ इन इटसेल्फ है। एजुकेशन इन स्कूल जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसका सोशल भी और उसका नेचुरल वर्ल्ड भी, सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। और जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि पहले लोकल चीज़ सीखे फिर ग्लोबल सीखे, पहले कंक्रीट चीज़ सीखे फिर अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे ध्यान दें, और पहले कॉन्सेप्ट सीखे फिर उसकी एप्लीकेशन सीखे। ये उन्हीं चीज़ों के एग्जाम्पल है कि पहले वो एक जनरल चीज़ सीखे फिर वो स्पेसिफिक चीज़ पे मूव ऑन करें। ठीक है, पहले एक जनरल चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो इवेंचुअली स्पेसिफिक चीज़ पे मूव ऑन करें। आई थिंक जॉन डुई के बारे में इतना ही है। मेन हमने एक बार एक क्विक रिकैप, जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल लाइफ याद रखेंगे कि वो प्रोजेक्ट वाली लाइफ, जो प्रोजेक्ट एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। फादर है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। उसके बाद उसने ट्राइपोलर की बात करी है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और थर्ड करिकुलम एनवायरनमेंट के बारे में बात करी है। उसके बाद उसने बोला है कि स्कूल्स में लैब्स होने चाहिए, और चाइल्ड का जो हेड, हार्ट और तीसरा हैंड है, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा होना चाहिए। और टीचर सेंट्रिक से जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड हो जानी चाहिए, और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो। एजुकेशन इन लाइफ इटसेल्फ है, और एजुकेशन इन स्कूल्स जो है उसका सोशल और नेचुरल वर्ल्ड को भी रिफ्लेक्ट करे। अब हमने इसके बीच में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो उसने प्रिंसिपल्स हैं वो ड्रू करे थे वर्क ऑफ फ्रॉबल और पेस्ट्रोलॉजी से। तो इसमें जो फ्रॉबल नाम का इंसान है जिससे वो उसने इस चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया, जो फ्रॉबल नाम का इंसान था, फ्रेडरिच फ्रॉबल था, वो जर्मनी से था, और उसने सिर्फ प्लेवे और किंडरगार्टन पे काम करा था। उसने किस पे काम करा था? जर्मनी का था, प्लेवे और किंडरगार्टन पे। फिर इवेंचुअली उसकी थ्योरीज को आगे बढ़ावा दिया जॉन डुई ने, और उसने ओवरऑल के बारे में बात करी, और उसने सब ओवरऑल फिर बताया कि कैसा ट्राइपोलर है, कैसे हर एज के ग्रुप के बारे में, बच्चों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो जॉन डुई के बारे में हमने पढ़ लिया और फ्रेडरिच फ्रॉबल के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तो हमारा वैसे कल ही हो गया था ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा रह गया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या टॉपिक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हम वैसे तो पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसीलिए जो है वो रेट सब बच्चों का डेवलपमेंट का जो है वो अलग अलग है, क्योंकि जो हर बच्चा है सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। बायोलॉजिकल, सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा पैदा हुए हैं तो बायोलॉजिकल चेंजेस ही हर बच्चे में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है कि उसको कैसा, पहले तो हेरिडिटरी जो मिल गई, फिर जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, थर्ड फिर उसका कल्चरल। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेट इट बी कलर वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज, इंटेलिजेंट वाइज, मैनी। और इसमें भी वही बात लिखी है कि ट्विन्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और डिफरेंसेस जो है हमने उसको नॉर्मलाइज करना है। हमने नहीं ये एज्यूम करके चलना कि दो इंडिविजुअल्स का समझने का तरीका और समझने का पेस वो सेम ही हो। किसी का किसी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का किसी में हो सकता है। तो बेसिकली सीडीपी बात करता है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ही हैप्पीली उसकी तरफ एक्सेप्टेंस दिखानी है, ना कि उसकी तरफ ये दिखाना है कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, कि हर बच्चे को, हर बच्चा अलग है तो इसलिए हर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना कि भाई टॉपर्स हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट और इसको नहीं आता तो गलत ट्रीटमेंट। डिफरेंसेस का मतलब ये है कि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके साथ चलना, उनकी पेस के हिसाब से उनके साथ चलना।
तो डाइवर्सिटी बहुत तरीके से हो सकती है। वही बात, जो डिफरेंसेस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इनहेरिटेड, जो कि हम हेरिडिटरी से लेके आए हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, वो मेंटल भी हो सकते हैं, टेम्परामेंटल भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी, नेचर, टैलेंट, बहुत सारे तरीके हैं जो बायोलॉजिकल सब बच्चों में अलग अलग आती हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड, जो हम सोसाइटी से लेते हैं, सोशल में बैठ के, कल्चरल में बैठ के, अपने इन्वायरमेंट से, घर वालों के इमोशन से लेके, एजुकेशन किसको कैसी मिल रही है, ट्रेनिंग किसको कैसी मिल रही है, कौन हैप्पी इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है, कौन डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्वायर्ड में मानी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो इनहेरिटेड में मानी जाती हैं। तो डिफरेंसेस हर तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया है उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ एक्सेप्टेंस लाना। ठीक है, तो फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिए कि हेरिडिटरी है, इन्वायरमेंट है, कास्ट है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। लेकिन हमारा एजेंडा वही है कि एक्सेप्टेंस लानी और सबको एजुकेशन देनी। मेन एजेंडा यही है कि एजुकेशन टू ऑल, एक्सेप्टेंस टू ऑल। इफ़ेक्टिव वे कैसे लाई जा सकती है? पहले तो मिक्स्ड मेथड है कि इंटीग्रेशन लाओ भाई, सबको इकट्ठे पढ़ाओ। डिफरेंसेस इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दो। किसी को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो ज़्यादा दो, कम की ज़रूरत है तो कम दो। एबिलिटी ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग एज इन, ये भी एबिलिटी ग्रुपिंग ऐसे नहीं कि टॉपर्स को अलग, उनको अलग ट्रीटमेंट, सबको बराबर पे लाने की कोशिश करनी है। जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको उतनी ज़्यादा ज़रूरत दो। ठीक है, और प्री जजमेंट्स मत बनाओ, फ्री रहो, प्रोएक्टिव रहो क्लास में। तो ये है कि उनको जितना हम इंटीग्रेट करेंगे, उन पे जितना हम डिफरेंसेस इंस्ट्रक्शन देंगे, उतना वर्क जो है वो बेटर काम करेगा। ठीक है, एजुकेशनल में इम्प्लीकेशन यही है कि ग्रुप्स बनाओ, करिकुलम की डेवलपमेंट करो, पेडागॉजी उस तरीके से उनको कराओ ताकि ओवरऑल उनको अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ हो सके, उनको पता लग सके कि हम क्या कर सकते हैं। उनको उनकी एबिलिटी दिखाओ, हेल्प देम टू ग्रो, हेल्प देम टू शो देयर एबिलिटी, हेल्प देम टू मेक देम अ बेटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। प्राइमरी कॉज क्या है, क्यों होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले कर देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना बहुत लाजमी बात है, क्योंकि पहले तो हेरिडिटरी, सबसे पहले तो हेरिडिटरी में ही इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं। देन इन्वायरमेंट, जब हर बच्चे की बायोलॉजी डिफरेंट है, हर बच्चे का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबकी बायोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ कुछ नहीं आई हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रोसीजर। अगर आप उसको बहुत ही आराम से सोचेंगे कि कितना यूनिक प्रोसीजर है, दैट्स वाई वी से दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। वो इसीलिए है क्योंकि हर बंदे को डिफरेंट हेरिडिटरी मिल रही है, हर बंदे को डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो उसके ओवरऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, जो उसके ओवरऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक। आज हमने काफ़ी सारे पहले क्वेश्चंस भी कर लिए, जॉन डुई को हमने कंप्लीट भी कर लिया और हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी समझ लिए। कल का हमारा मेन आइडिया वैसे तो जेंडर ही रहेगा कि हम जेंडर समझ लें ताकि फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें, क्योंकि मैं बीच बीच में टर्म्स करवाई जा रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेजेस पे कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स पे कर चुके हैं। कल आई ट्राई कि हम अपनी क्लास को सोशलाइजेशन और जॉन डुई के मैं कुछ क्वेश्चंस ले आऊँ। हर टॉपिक के क्वेश्चन साथ साथ में कवर होते जा रहे हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम आए ही ना। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ओवरऑल ही कवर होता जाए, क्योंकि अगर हम इनको लास्ट के लिए क्वेश्चंस इकट्ठा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत बच्चों का डाउट यही रहता है कि इसमें से क्वेश्चन आने कैसे हैं भाई, वो तो बताओ। थ्योरी पढ़ना तो कोई भी ऐसे सुन रहा है तो समझ रहा है। तो अब आपको ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं। जब हमारी ये थ्योरी की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेवल 1 MCQs तो साथ साथ में ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि अब हम डेली ही स्टार्ट कर दिया है इसको। फिर उसके बाद हम लेवल 2 MCQs को स्टार्ट कर देंगे। तो 1.0 MCQ इसी में हो रहे हैं, 2.0 और 3.0 जो MCQs हैं, जो डिफ़िकल्ट लेवल के MCQs हैं, वो तो एक बार थ्योरी हो गई तो फिर हमें बार बार तो थ्योरी पढ़नी नहीं है। फिर तो आपको सब कुछ ही क्लियर है ना, आपको सारे मीनिंग्स क्लियर हैं, आपको सारे शब्द क्लियर हैं, फिर तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर हम लेवल 2 और लेवल 3 के MCQs ले लेंगे। इतने में तो हमारे पास पेपर, हमारा 2 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट। जुलाई है और अगस्त है, सितंबर में तो हमारा पेपर ही है। तो फिर वो इतने में हम कवर कर जाएंगे। इस महीने का हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम लेवल 1 के MCQs प्लस अपनी थ्योरी ख़त्म कर लें CDP की, ताकि हम नेक्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ हमारे MCQs ही रह जाएं और आपके लेवल पे आपका रिवीजन रह जाए।
तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next class with the next topic, that is gender. So thank you so much.